दिन प्रोग्राम जवाब खपे के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक बड़ी अचीवमेंट, जिस तरह एक डिप्लोमेसी की गई, उसने साबित किया कि उसकी परवरिश शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की है, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने की है। एक बड़ी कामयाबी है। जिस तरह 18th अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद ब्लैकमेल किया था इफ्तिखार चौधरी ने 19वीं तरमीम करवा के एक दफा फिर पार्लियामेंट क्यों ना मजबूत हो, पार्लियामेंट के पास क्यों ना अख्तियार हो, पार्लियामेंट मजबूत होगी तो यह बेहतर है मुल्क के लिए, अवाम के लिए। और जिस तरह माजी में जो हुआ आपको पता है, इस मुल्क के अंदर उन प्रेसिडेंट को वर्दी में इलेक्शन लड़ने दिया, यही अदलिया थी। यह किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। 8वीं तरमीम भी आपके सामने है जो 1985 में हुई थी। उसके बाद जिस तरह जूनेजो साहब को घर भेजा गया था, यह किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है। एक दफा फिर आईनी बेंच बनेगा, यह भी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर ही रह चुकी हैं, MNA है, नजरियाती तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और सीनियर पार्लियामेंटेरियन है सहर कामरान साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। लाइन ड्रॉप हुई है, एक दफा फिर कोशिश करेंगे कि उनको टेलीफोन लाइन पे लें। एक बड़ी एक्सरसाइज थी, ये आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, और ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी एक ख्वाब था जब वो वतन वापस आई थी, और उन्होंने एक जमहूरियत की बहाली के लिए और जमहूरियत की मजबूती के लिए, और पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी यही था, और पीपल्स पार्टी की एक पुरानी सियासी एक स्ट्रगल है 1975, जिस तरह 1973 का आइन हो आपको पता है, उसके लिए भी पीपल्स पार्टी को ही क्रेडिट जाता है। वही बानी सियासी जमात है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। मैडम मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। एक बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी है, यह क्रेडिट जाता है मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। आईनी बेंच बना, आपको पता है जिस तरह 18th अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद 19वीं तरमीम करके जिस तरह अख्तियारात पार्लियामेंट से वापस लिए गए थे, आज 26वीं तरमीम पास होकर मंजूर होकर एक दफा फिर अख्तियारात पार्लियामेंट की तरफ गए। क्या कहेंगी MNA साहिबा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जो रोल है उसको जो है मेरे पास तो अल्फाज नहीं है अप्रिशिएट करने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने अपनी लीडरशिप को न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि जो है वो नेशनली और इंटरनेशनल मनवाया है, उसकी मैं समझती हूँ कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बिल्कुल साबित किया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लेगेसी को जिस डिटर्मिनेशन के साथ वो लेके चल रहे हैं आगे, वो यकीनन जो है अपने आप को उनका सही वारिस और पाकिस्तान के आइन का मुहाफिज उन्होंने साबित किया है। यानी वो आईनी तरमीम जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल एजेंडा था, जो कि एक इल्स थे हमारे जुडिशल सिस्टम में, उसको उन्होंने जिस जो है एक बेहतरीन लीडरशिप का मुजाहरा किया है कि न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर, अपने इत्तेहादियों के अंदर, बल्कि एक ग्रेटर कंसेंसस उन्होंने पैदा किया है। जिस तरीके से उन्होंने जो है तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया, और जो एक उनका जेस्चर था पार्लियामेंट के अंदर भी, वो काबिल तहसीन है। और मैं समझती हूँ कि जिस इन्होंने साबित किया कि जो है हमने तो नहीं देखा था कि भाई जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है मुत्तफ़िका आइन मंजूर कराया तो उन्होंने मुत्तफ़िका आइन कैसे मंजूर कराया, लेकिन हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को देखा कि उन्होंने मुत्तफ़िका आईनी तरमीम कैसे जो है उन्होंने एक कंसेंसस के साथ जो है मंजूर करवाई, जो कि आज के पोलराइज माहौल के अंदर यकीनन एक बेहतरीन जो है कारनामा है उनका। MNA साहिबा, जिस तरह आपने इशारा दिया कि बीबी साहिबा की एक परवरिश थी, आपको पता है, और मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की भी परवरिश, और आसिफ अली जरदारी साहब उनके साथ हैं, आपको पता है। और बिलावल साहब ने हत्ता के PTI को भी ऑन बोर्ड, आपको पता है, ऑन बोर्ड करने के लिए एक आखिरी दिन भी इंतज़ार किया। आपको पता है कि वो एग्री भी हुए,
उन्होंने कहा है कि हम 100% इत्तेफाक करते हैं। उसके बाद इनकी मुलाकात भी, इसका क्रेडिट भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, बानी पीटीआई से करवाया गया। उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया, आपको पता है, क्या कहेंगी? नहीं देखिए, मसला है कि पीटीआई के ऊपर आप जो ना सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं, उनके इख्तियार में नहीं है। यानी वो ड्राफ्ट से मुत्तफिक है। यानी सबसे अहम कामयाबी ये है कि एक ऐसा ड्राफ्ट आया, एक ऐसा जो है आईनी तरमीम का, जिसपे आपके जो है इत्तेहादी और अपोजिशन सब मुत्तफिक थे। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो पीटीआई की मौजूदा जो लीडरशिप है या क़यादत है, उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। वो इस हर जो मौका है उसको तलाश करके इमरान खान, अहमद नियाज़ी साहब जो है एनआरओ लेना चाहते हैं। तो वो कोई भी मौका जो है वो जाया नहीं जाने देते, चाहे वो उन्हीं के मफाद में हो, चाहे वो मुल्क के मफाद में हो, चाहे वो पार्लियामान के मफाद में हो। आप ये देखें कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर एतराज किया जाए, क्योंकि एक तो पहली बात थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मुकम्मल इत्तेफाक राय था, ना सिर्फ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का, बल्कि तमाम सियासी कायदीन का भी। फिर उसके बाद जब 18वीं अमेंडमेंट मंजूर हुई तो वो भी एक मुतफ़िक का इत्तेफाक राय से मंजूर हुई थी। तो हर चीज जो है बड़ी जो है एक तफसीली तौर पर उस पर बहस भी हुई थी, उस पर इत्तेफाक राय भी हुआ था। लेकिन जो 19वीं तरमीम थी वो शब खून था पाकिस्तान के पार्लियामान के ऊपर। वो यकीनन जिसको बोला कि एक काला नाग, वो काला नाग वही इल्ज है, वो इल्ज है जो कि हम पे मुसल्लत किए गए, जो कि पार्लियामान के इख्तियारात को सल्ब करना चाहते थे, जिन्होंने 58(2)B के बाद एक नए किस्म का जो है ना आमिराना शिक अपने हाथ में रखी। तो ये एक ब्लैकमेल करके 19वीं अमेंडमेंट मंजूर की गई थी। यानी कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि जजेस अपने आप को खुद अपॉइंट कर लें, जिसमें आप पार्लियामान को बेवकूफ कर दें। देखिए, पार्लियामान के मेंबर जो हैं वो वोट लेकर आते हैं लाखों करोड़ों लोगों का, और उनके पास बिल्कुल जो है, और ये कहना है कि जी उनकी कोई विजन नहीं है, और वो जज जो है जो चंद लोग हैं जो कि इन्हीं जो है आप ये देखें कि पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ जो है उन्हीं के सहारे से आगे बढ़ते हैं, वो अपने आप को हर चीज से बालातर कर लें और ऐसे फैसले करें। हमारे यहाँ तो देखिए ना, अदालती तारीख ये है क्या, इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर 142 ममालिक में से हमारी जो अदलिया है वो 130वें नंबर पर है। इनको मेरे ख्याल में खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए थी। फिर आप ये देखें, अहम तरीन मामला, अहम तरीन केसेस जो है वो पेंडिंग रहते हैं। लोग जो है पब्लिक की ये सारी जिंदगी गुजार देते हैं, एरिया रगड़ के अदालतों की अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन केसों के फैसले नहीं आते। फैसले किसके आते हैं? टमाटर की कीमत के, नुस्खा टावर गिराने के, जो है वो अपनी जो है तसल्लुत कायम करने के लिए आप वजीरों जो वजीर आजम है उनको नाअहल करने के लिए, तो रेकोडिक के अंदर जो है यानी इंतजामी मामला के अंदर अमल दखल के लिए, डैम बनाने के लिए। यानी एक जज इतना ताकतवर हो गया है, चीफ जस्टिस या जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, कि वो समझते हैं कि हम पर कोई ना अकाउंटेबिलिटी है ना कोई कतगन है। हम चाहें तो पूरे मुल्क के इंतजामी मामला अपने हाथ में लेते हैं, और फिर जो जुर्माने होते हैं, जो फाइन्स होते हैं, जो लॉसेस होते हैं, उसकी भी इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अहम तरामीन थी जिनको होना चाहिए था, एक तवाज़ुन होना चाहिए था। और आप ये देखें कि जुडिशल काउंसिल के अंदर नुमाइंदगी अपोजिशन की भी है, हुकूमत की भी है, और अदलिया की भी है। तो ये एक बेहतरीन कंपोजिशन है। और ये कौन कहता है कि जी अगर आप सीनियरिटी की बेसिस पे ही आप बन जाए तो, और आपकी कोई जो है कारकर्दगी का कोई जायजा ना ले, ये तो कहीं पे भी नहीं होता है वो दुनिया में। मतलब एक आपकी कारकर्दगी आपके सामने होनी चाहिए, अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए। फिर आईनी बेंच अगर बनते हैं और जो आईनी मामलात हैं उस पर जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि फिर बाकी जो केसेस हैं वो उनके ऊपर फोकस करने का मौका मिलेगा हमारी अदलिया को, और वो उसके ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो दे सकेंगे। हर वक्त सुओ मोटे लेके कभी टमाटर की कीमत, कभी सब्जी की कीमत, कभी पकौड़ों की कीमत, तो ये मुकर्रर करने से बेहतर कभी डैम बनाना। फिर वो डैम बनता कहाँ है? हम तो ढूंढ रहे हैं वो डैम, इससे पाकिस्तान के मासूम लोगों ने पता नहीं कितना जो है फंड इकट्ठा किया, ये सोच के जी ये तो डैम बनने वाला है, वो डैम वाला बाबा पता नहीं कहाँ है। एमएनए साहब, क्या रास्ता वो बंद हो गया जैसे साकिब निसार जैसे, खोसा जैसे
चीफ जस्टिस आते थे, वो रास्ता बंद हो गया या बंद कर दिया गया, अब ऐसा नहीं होगा? देखिए, बात ये है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुकम्मल तौर पर, लेकिन बहरहाल एक कलेक्टिव विजडम होगी जुडिशियल काउंसिल के अंदर। एक किसी भी जज की जो है उसकी कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा। वरना आप ही देखें कि हो क्या रहा था, बगैर कॉज लिस्ट के जो है केस सुने जा रहे थे, बगैर जो है डिटेल जजमेंट आए हुए जो है वो एक्सप्लेनेशन जारी की जा रही थी, आइन को रीराइट किया जा रहा था। यानी लोगों के अपने मोटिव्स नजर आ रहे थे। इंसाफ तो कहीं नहीं था, इंसाफ तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। कहते ना इंसाफ तो बोलता है, वो जो इंसाफ है वो बोल नहीं रहा था, वो जो है वो आपको जंग आलूद लग रहा था। यानी आप ये देखें कि चीफ जस्टिस भी परेशान है कि जी कॉज लिस्ट तो निकली नहीं, ये किस तरीके से फैसले हो रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन आ रही हैं, ये किस तरीके से वेबसाइट पे लग रही है। तो एक अलग ही जो है महाज खुल गया था। तो मुझे लगता है बेहतरी के लिए रास्ता निकला है और इंशाल्लाह इससे जो है बहुत बेहतरी आएगी जो पूरा सिस्टम है उसके। खैर कामरान साहबा, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने, काफ़ी अरसे से आपको पता है इक़्तिदारी ऐवानों में क्या होता है। अब जो मौक़िफ़ दिया जा रहा है पीटीआई के हवाले से कि हमने इसीलिए वोट नहीं दिया, हम तो इस असेंबली को मानते नहीं हैं, ये तो एक जाली मैंडेट के साथ है। अगर ये था तो वो पार्लियामान की, आपको पता है, खुसूसी कमेटी में भी बैठे, उसमें उमर अयूब साहब थे, आमिर डोगर थे, बैरिस्टर गोहर थे, और दूसरी बात ये है कि मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने कंटिन्यू मुलाकातें की कि उनको आखिरी तक ये यकीन था कि मौलाना साहब कायल नहीं होंगे और ये तरमीम नहीं हो सकेगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैंने बताया ना कि मैं उनको सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ, वो बेख्तियार है। वो अगर किसी चीज को सही और दुरुस्त की समझते हैं, जैसे कि वो पूरी मुशावरत में रहे और एक मुतफ़िका ड्राफ्ट जो है वो सामने आया हमारे, लेकिन उनके इख्तियार में नहीं है कि वो वोट कर सकें, क्योंकि मसला ये कि उनकी पास टास्किंग कुछ और है। अब अगर आप ये जिस आप नहीं मानते पार्लियामान को, उस पार्लियामान से आप तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, उस पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज को आप चेयर कर रहे हैं, उस पार्लियामान के फ्रेंडशिप ग्रुप में आप शामिल हैं, उस पार्लियामान की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप मौजूद होते हैं, उस पार्लियामान में सबसे ज्यादा वक्त बात करने का आप लोग लेते हैं, उस पार्लियामान में अपना जो है पार्लियामेंट्री बिजनेस आप जमा कराते हैं। तो जब आप उस पार्लियामान के तमाम पर्क्स, प्रिविलेजेस, बेनिफिट, हर चीज ले रहे हैं और उसकी हर चीज के अंदर एक मुकम्मल किरदार अदा कर रहे हैं, उसे बैठे हैं, कल भी बैठे थे, तो फिर मतलब ये कि अगर आपकी तादाद कम है और या आप कोई फाल किरदार अदा नहीं कर रहे, तो फिर उसका आप इल्जाम बाकियों को या पार्लियामान को क्यों देते हैं? हमारे सामने तो इनकी एक मिसाल है, अगर आपको याद है कि ये इससे पहले भी इन्होंने इस्तीफे दिए, उसके बाद तनख्वाहें ले ली, 2014 में पार्लियामान पे हमला किया, फिर आके बैठ गए। इनकी अपनी हुकूमत हो तो तब भी पार्लियामान को अहमियत नहीं देते, तब भी इन्होंने गलत रिवायतें डाली लेजिस्लेशन को बुलडोज करने की। मसला ये कि इनका इन्हिसार जो है वो मखसूस शख्सियात पे था। तो हमें किसी भी लेजिस्लेशन को हालात, वाक़ियात या शख्सियात से मुंसलिक नहीं करना चाहिए, लेकिन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री देखना चाहिए। बड़ी मेहरबानी एमएनए साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा महाज उबूर किया, एक बड़ी फतह, एक बड़ी अचीवमेंट ये जाती है मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उसने साबित किया कि जिस तरह उसके नाना, जिस तरह उनकी वालदा ने साबित किया था इस दुनिया के अंदर और सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर, मुल्क के अंदर, उनके कारनामे, उनकी कुर्बानियाँ और सबको एक साथ लेकर चलने की 26 तरमीम भी इसी वजह से एक कंसेंसस के साथ आपके सामने, और पार्लियामेंट मजबूत हुई। और पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट ये कर सकती है। जिस तरह पार्लियामेंट को माजी में कमज़ोर किया गया, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बड़ी कामयाबी है। नादिन, ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक हम बता। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, वोमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी भी मरकजी क़यादत हैं तहरीक इंसाफ की, मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नुसरत वाहिद साहिबा, एक कोशिश थी, आप लोग मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ऑन बोर्ड थे, 26वीं तरमीम पर आपने बाइकआउट किया क्योंकि आप तो साथ थे, आपकी तरामीम पे मुशावरत भी हुई, आपका इनपुट भी उसमें है, क्या कहेंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए, एफर्ट तो करनी जरूरी थी। जिस किस्म के हालात हैं इस वक्त मुल्क के, उसमें इतना तो करना चाहिए था कि अपनी तरफ से आप एक एफर्ट कर लें कि आप इसमें वोटिंग नहीं कर रहे। फिर मौलाना फजलुर रहमान जो थे साहब, उनसे काफी बातचीत होती रही, तमाम पार्टी की होती रही, उसमें पीटीआई भी गई। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो एक तो ये खत्म किया गया, वो जो आईनी अदालत बननी थी उसको खत्म करके वो कोई छोटी सी चीज बन गई जिसका पैनल हुआ करेगा 3 लोगों का। तो वो चीज एक तो खत्म हुई। दूसरी एक दो और भी अच्छी चीजें हैं जो इसमें हुई, चेंज हुई, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे खिलाफ जा रहा होगा। अब देखते हैं, हम खान साहब की दोबारा से कैदी तन्हाई को अनलिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने कर दिया। यानी अब कोई ऐसा वक्त नहीं है या पता नहीं है कि कब जाके खान साहब से मुलाकात होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि सदर हमारी एफर्ट के बावजूद एक सरकारी डॉक्टर गया है जिसने जाके उनको चेक किया और आके जो मर्जी रिपोर्ट दे दे, उनको वो खाना दिया जा रहा है जो आम कैदियों को दिया जाता है, और उससे उनको फूड पॉइजनिंग हुई, जिससे वो काफी देर तक उल्टियां करते रहे। और फिर उनके कमरे की लाइट को 5 दिन तक के लिए टोटल बंद कर दिया गया, उनकी मूवमेंट बंद कर दी गई, उनकी एक्सरसाइज साइकिल ले ली गई। तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत शदीद किस्म की नाइंसाफी हो रही है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल। आप लोगों ने जो भी उनके ऊपर मुकदमे बनाए या किए, वो सारे सबको पता था कि जारी मुकदमे, उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसका खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई मुल्क की पैसों के साथ गदर किया हो, या मुल्क की सिक्योरिटी के साथ कोई गड़बड़ की हो, या अपनी शादी जो कि 1400 साल की हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालतों ने जो उनको सजा दी और उनकी बेगम को सजा दी कि ही इज गिल्टी ऑफ मैरिंग हिज ओन वाइफ। तो ये वाली चीजें, ये अगर इस तरह अंधेरे में रखा गया कि खान साहब का हमें पता ही ना चले क्या हो, तो एक तो फौजी अदालतें भी खत्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ और क्या नहीं हो रहा, कैसा सलूक हो रहा है और उनको कहाँ पे रखा हुआ है, किन हालतों में रखा हुआ है। ये बहुत ज्यादा तशवीश की बात है, लोग बहुत परेशान हैं। उसके अलावा आप देखें कि हमारे कुछ लोग जो जिनके बारे में है कि जी वो बिक गए, लेकिन वो अपनी वीडियो चला के कह रहे हैं कि नहीं हमने वोट नहीं दिया क्योंकि उनके वोटों की जरूरत ही नहीं थी। जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, जो लोग 1000 बिके थे उनके वोटों की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इतने ज्यादा लोग हो गए थे उनको वोट देने के लिए। जाहिर है जब 60 अरब और 80 अरब और करोड़, 60 करोड़ और 80 करोड़ और फिर उसके बाद अरब तक की आपको ऑफर की जा रही हो, तो पैसे में बड़ी ताकत है। लोग बिक गए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जो नहीं भी बिके, जैसे असलम गुम्मन साहब हैं, उनके बारे में लोग बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं सुन रही थी उनके बारे में कि वो एक तो 78 ईयर्स के हैं मोस्ट प्रॉब्ली, और उन्होंने बहुत तकलीफें सही, सब कुछ देखा, सब कुछ सहा, लेकिन वो नहीं बिके। तो उनका नाम अब इस वाली लिस्ट से निकल जाएगा इंशाल्लाह। या बाकी और लोग भी अगर वो नहीं बिके हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो पीटीआई में ही रहेंगे। और नुसरत भाई साहबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। नुसरत भाई साहबा, आपने कहा कि वो तो आपके लोग कह रहे हैं कि जैन कुरैशी साहब भी जो है ना, वो भी जो है ना, वो भी उस तरफ चले गए थे, फिर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जरका के नाम का आपको पता है, और आपको पता है फैसल का नाम किया गया था, वो उस दिन आए ही नहीं जिस दिन वोटिंग थी। अगर लोग उसको लेके गए होंगे तो वो उस दिन आते, वो नहीं आए। आप कह रही हैं कि बहुत सी बेहतर चीजें हुई हैं, सही कह रही हैं आप। आपका मौक़िफ़, यानी कि जो बैरिस्टर गोहर का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट जाली है, इस पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी नहीं है, ये पार्लियामेंट ये कर नहीं सकती। एक बात, अगर आप ये चीज़ कहते हैं तो आपने 2 चीज़ें क्यों की? एक तो खुसूसी कमेटी जो पार्लियामान की बनी उसमें भी आप थे, बैरिस्टर गोहर थे, उमर अयूब थे, ये सब लोग थे उसमें। और दूसरी बात है, आप एक एक शिक के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी थे, आप अपना इनपुट दे रहे थे। बैरिस्टर गोहर साहब ने कहा हम 100% मुत्तफिक हैं जो मौलाना साहब ने किया। क्या बानी पीटीआई ने मना किया कि आप बाइकआउट करें? और मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है, बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं।
बहुत शुक्रिया मिस। नुसरत भाई साहब, आप इसके ऊपर कहें कि बानी पीटीआई की वजह से आप पीछे हटें? मेरे नहीं ख्याल कि बानी पीटीआई ने इस तरह की बात की थी, क्योंकि ये लोग जो 5 लोग गए थे मिलने, तो उनसे एक तो 45 मिनट बात हुई है, अच्छी तरह वो अपनी बात एक्सप्लेन भी नहीं कर सके, या ये लोग अपनी बात सारा उनको बता नहीं सके। लेकिन उनको ये जरूर पता चला कि जी किस तरह वो धरना डी चौक का जो था वो खत्म हुआ है सारा कुछ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली खान साहब इस पर राजी नहीं होंगे, मुझे नॉट एग्जैक्टली आई नो, या मेरे दिमाग से चल गया इस वक्त कि वो इसके ऊपर राजी नहीं होंगे। ये होनी चाहिए नहीं थी, जिस तरह बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि ये असेंबली फॉर्म 47 पे बनी हुई है, इनके पास दे डिडंट हैव द अथॉरिटी कि वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हों। लेकिन जाहिर है कि वो जिस शय के ऊपर कर रहे हैं वहां से पूरी उनको सपोर्ट है, और वो जो कहेंगे वो ये लोग करेंगे। और बिलावल की खुशी आपने देखी थी किस कदर वो ऑब्वियस थी कि बंदा हैरान हो रहा है कि आप कर क्या रहे हैं भाई, आप सियासतदानों को आपने खत्म कर दिया है, बेच दिया है, सिर्फ इसलिए कि आपको उम्मीद है कि शायद आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आपसे वादा किया गया है, क्योंकि 2.5 साल का उनका था, 2.5 साल का इनका था, तो उनके 2.5 साल गुजर गए, अब इनकी बारी आएगी। लेकिन बाहर मेरा नहीं ख्याल कि इसको खान साहब अप्रूव कर रहे होंगे, अगर उन्होंने, मैं मना ही किया होगा इसको। ठीक है, मैं राजा साहब आपकी तरफ आऊंगा। नुसरत भाई साहबा का आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना। 26वीं तरमीम एक बड़ा महाज था, बड़ी अचीवमेंट है पार्लियामेंट की, जो 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम हुई जिस ब्लैकमेलिंग के साथ, वो भी आपको पता है। अब माजी जिस तरह माजी में हुआ है, बैरिस्टर साहब के खोसा साहब जैसे चीफ जस्टिस साकिब निसार, अब दरवाजा बंद हो गया, आगे ये चीज नहीं होगी बैरिस्टर साहब? देखें मीर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि पार्लियामान ने एक, मैं समझता हूँ, जमहूरियत को और ज्यादा मजबूत किया है, पार्लियामान को सुप्रीम किया है और कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की है। पाकिस्तान के आइन में जिस तरह घुसपैठियों ने इसमें तब्दीलियां करवाई, और एक दौर था जब उनकी टूटी बोलती थी और पार्लियामान को जो है वो अपाहिज कर दिया गया था। मैं समझता हूँ वो सारी चीजें रिवर्स हुई हैं और एक दफा फिर पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हुई है, सियासत मजबूत हुई है, और बैलेट जो है वो बुलेट के ताबे हुआ है, बुलेट जो है वो बैलेट के ताबे हुई है, यानी बंदूक जो है वो ताबे हुई है वोट के। मैं समझता हूँ कि ये जरूर होना चाहिए था, और इस पे पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आपने जिस तरह का माजी में भी इसी तरह हुआ है कि जिस तरह पार्लियामेंट के अख्तियारात लिए गए, इसकी एक बड़ी तारीख है। 1985 में जिस तरह 8वीं तरमीम आई, उसके बाद क्या हुआ इस मुल्क के अंदर, हमने देखा वर्दी में भी अलाउ किया गया कि आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ें। ये चीज़ ऐसी है बैरिस्टर साहब, इसको भूला नहीं जा सकता, क्या कहेंगे? मीर साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत कुछ माजी में हुआ है, लेकिन फिर भी सियासतदानों ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान में जमहूरियत अपने पंजे मजबूत करे, और जो लोग दूसरों के कंधों पर बैठ के सियासत करने के आदी हैं और थर्ड अंपायर के साथ मिलकर मैच खेलने के आदी हैं, उन लोगों को जरूर तकलीफ हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये फैसला हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में जो पाकिस्तान के लोग वोट देकर लोगों को असेंबलियों तक पहुंचाएंगे, उनकी मर्जी और मंशा चलेगी, यानी डायरेक्टली अवाम की मर्जी और मंशा चलेगी, या चंद अफराद की मर्जी और मंशा चलेगी। तो मैं समझता हूँ अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक आइन साजी भी होनी चाहिए, कानून साजी भी होनी चाहिए, और पार्लियामान मजबूत होना चाहिए। उससे अवाम की राय को अहमियत मिलती है और अवाम के वोट को इज्जत मिलती है। मैं समझता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, आज उसका हमने अमली नमूना देखा जब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान में आ गई। बड़ी मेहरबानी, आपने कहा कि इससे आगे का रास्ता बंद होगा, जरूर बंद होगा इंशाल्लाह जी। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। जिस तरह के हालात हैं आपको पता है, बड़ी अचीवमेंट है, पार्लियामेंट की अचीवमेंट है, ये जमहूरियत की अचीवमेंट है, अवाम की अचीवमेंट है, अवाम की कामयाबी है। जिस तरह आईनी 26वीं तरमीम हुई है, और इससे जमहूरियत मजबूत होगी, पार्लियामेंट मजबूत होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये क्रेडिट जाता है और सबको जाता है। मौलाना जिस तरह मियाँ साहब का किरदार है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब का है, उन्होंने बड़ी लचक दिखाई, और जमहूरियत के लिए, आपको पता है आइन के लिए, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जो काम किया है, इसको तारीख में हमेशा याद किया जाएगा। इन्हीं संगठित इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।